हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और दोस्तों, मैं हूं नीलम। मैं आज आपके लिए लेके आई हूं फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। और ये हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मौलिक अधिकार संविधान के किन भाग में वर्णित है। दोस्तों, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा था और उसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर आर्टिकल की बात करी जाए तो 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और दोस्तों, भाग 2 में यहाँ है सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता। और ऑप्शन सी यानी भाग 4 में है गाइस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, नीति निदेशक तत्व। और भाग 6 में है कार्यपालिका की शक्तियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि कौन सा भाग कहाँ से है, मिन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ए ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी है मूल कर्तव्य, सी है मूल अधिकार, डी है नागरिकता। तो दोस्तों, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हैं भाग 4 के सेक्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ए है भारत, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है ब्रिटेन। दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। ए नीति निदेशक तत्व, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी मूल अधिकार। न्यायालय में प्रवर्तनीय है यानी न्यायालय इन्हें लागू करवा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो वो न्यायालय में जा सकता है। और अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आता है कि मूल अधिकारों की जो गारंटी है ये कौन लेता है। गारंटी लेता है गाइस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और साथ में हाई कोर्ट भी ले सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हमने पहले ही देख लिया था, भाग 3 के 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी मानव के प्रकृति और अप्रकृति देय अधिकार। दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये मूल इसलिए है क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं और इनके बिना किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन है मूल अधिकार का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए हैं या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों, जो संविधान का मौलिक अधिकार था ये संविधान का हिस्सा था और हमेशा से जब संविधान बना था तभी से ये मौजूद है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी इसे खत्म कौन कर सकता है। खत्म नहीं कह सकते क्योंकि मौलिक अधिकार कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ इनका कुछ समय के लिए इन पर रोक लगाई जा सकती है अगर भारत में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी राष्ट्रपति सही होगा। अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो पावर राष्ट्रपति को मिली है ये किस आर्टिकल में डिफाइन होती है ये देख। तो दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 358 और 359 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। 358 के अंदर जो हमारा आर्टिकल 19 है दोस्तों, ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। वो जो है जब अगर आपातकाल लगेगा, वो भी आपातकाल कौन सा, आर्टिकल 352 का, यानी कि
352 में कोई बाह्य आक्रमण हुआ है या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, बाह्य आक्रमण, सिर्फ दोस्तों सिर्फ आर्टिकल 352 के तहत ही राष्ट्रपति ने निलंबन करने की शक्ति मतलब ले सकता है। यानी कि निलंबन करने से मतलब है कि आप अपने किसी भी अधिकारों के हनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। और वो भी इस तरह का 352 के अंतर्गत जो भी आपातकाल लगेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है 358 के तहत, और आर्टिकल 359 के तहत दोस्तों मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, यानी कि उन्हें खत्म नहीं कर सकते, उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको जाने से रोका जा सकता है, ठीक है, कि इस समय देश आपत्ति में है और आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। और ये जो 358 है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा 352 वाला, तो ये खुद निलंबित हो जाएंगे, इनके लिए कोई घोषणा नहीं करनी पड़ेगी, यानी आर्टिकल 19 खुद निलंबित हो जाएगा। बाकी जो निलंबित करने की शक्ति है वो 359 के अंतर्गत है। लेकिन साथ ही आर्टिकल 20 और 21 44वें संविधान संशोधन से उसके बाद से इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता, सिर्फ आर्टिकल 20 to 21। और ये प्रावधान कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी उपरोक्त दोनों पर, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कई तरह के अधिकार दिए गए हैं और ये रिट जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले चुनिएगा सर्वोच्च न्यायालय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ संसद द्वारा, और वो भी साधारण विधेयक से नहीं, संविधान संशोधन जो कि 368 आर्टिकल में वर्णित है, मतलब पूरी मेजॉरिटी चाहिए होगी तभी संशोधन हो पाएगा, और ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित से मतलब है उन्हें कुछ समय के लिए होल्ड पे रखा जा सकता है कि अभी हम आपको वो प्रोवाइड नहीं करा सकते, और कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों के निलंबित होने पर न्यायालय में सिंपल नहीं जा सकेगा। सिर्फ निलंबन का मतलब इतना होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म कर दिए जाएंगे। और मैंने अभी आपको आगे बताया था आर्टिकल 358 के तहत जब गाइज 358 के अंतर्गत ये लिखा है कि अगर 352 का आपातकाल लगा, ठीक है, भारत पे कोई हमला हो गया या भारत के अंदर कोई विद्रोह हो गया, तो उस समय 352 जब लागू होगा तो जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, ये खुद ब खुद निलंबित हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति घोषणा करेंगे बाकियों को निलंबित करने की, ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, ठीक है। लेकिन 19 वाला 358 के अंतर्गत खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कोई घोषणा नहीं की जाएगी उसके लिए, और इससे किसी भी अधिकार का हनन उस समय बीच में नहीं माना जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ते हुए, और ये प्रावधान कब किया गया था? 44वें संशोधन में किया गया था, जो कि हुआ था 1978 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? दोस्तों राष्ट्रपति यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल सी, ऑप्शन सी सही होगा, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित किया गया है, ठीक है।
तो गाइज अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये क्या है, विधि के समक्ष यानी लॉ के समक्ष सभी समान हैं, समानता। कभी कभी अलग से पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है, ठीक है, विधि के समक्ष सभी समान माने जाएंगे। लेकिन एक अपवाद है आर्टिकल 361 में, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए या कोई नेता हो गए, तो दोस्तों वो एक इक्वल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। विधि के समक्ष समानता यानी नॉर्मल पब्लिक के बीच में इसकी समानता की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा आर्टिकल 15 मूवी बनी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, जिसने झकझोर दिया होगा लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं माना ही नहीं जाता है, ठीक है। उसी आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी राज्य को ये लगता है कि उसके वहाँ OBC, SC, ठीक है, या वीकर सेक्शन जो EWS ऐसा बन के आया है, अगर उसमें लगता है कि उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो OBC या SC किसी को भी फ़ायदा देने के लिए हम अगर कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो आर्टिकल 15 का मतलब उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या दिया है, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। अवसर आप ऐसा समझ लीजिए, अवसर की समानता यानी कि कोई भी अगर जॉब निकलती है, कोई नियुक्ति होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही भर सकता है। एंड आर्टिकल 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका मतलब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता से दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि अगर किसी की जाति को लेकर के उस पर किसी भी तरह का मतलब लांछन लगाया जाता है, कोई दुकान, सार्वजनिक पूजा स्थल, मंदिर, नहाने का तालाब या पीने का पानी, अगर उस बेस पे किसी को रोका जाता है तो ये सीधे आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा और इसके लिए कई कड़े कानून के प्रावधान भी किए गए हैं। अगला आ जाता है आर्टिकल 18। दोस्तों ये जो है ये उपाधियों का अंत है। इसमें ये मेन से पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि आर्टिकल 18 में क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका इसलिए हुआ कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी उसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं लिया जा सकता। जैसा आपने देखा होगा ब्रिटिश टाइम में सूबेदार और कई तरह की उपाधियां दे दी जाती थी जो कि लोग नाम के आगे लगाते थे। तो कोई भी इस तरह की उपाधि को नहीं आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेदों को मिलाकर साथ पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 और 16 को मिला के पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। देखिए आर्टिकल 14 में मैंने बताया था आपको कि लॉ के समक्ष सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। और 16 में क्या है, अवसर की समानता। समान अवसर से हम एक समाजवादी तंत्र की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और 16 में अवसर की समानता देखकर हम समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। हमने देखा आर्टिकल 17 अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी आर्टिकल 17। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत,
इसने भारत रत्न या कोई विशेष शिक्षण उपाधि, इन सब के अलावा सारी उपाधियों को बंद कर दिया था। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों धर्म के आधार पर विभेद 15, तो हमारा कौन सा अधिकार था ये? ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। मैं आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में अभी फिलहाल के लिए 5 अधिकार है हमारे पास, ठीक है। और जब संविधान बना था तो 6 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ठीक है। और कब हटाया गया था संपत्ति का अधिकार? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा के इसे एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। और अब ये किसके अंतर्गत दोस्तों? ये आ गया है आर्टिकल 300 का ए, ठीक है, इस सेक्शन में है। तो बाकी हमारे कौन सा अधिकार बच्चे? सबसे पहला है समानता का अधिकार, ये है आर्टिकल 14 to 18। समानता के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 19 to 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कितना है? आर्टिकल 23 to 24, ठीक है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 to 28। फिफ्थ है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये गाइस आता है हमारा आर्टिकल 29 to 30। और लास्ट 6 है, तो गाइस हमारे पास 6 अधिकार हैं, मूल में 7 थे, ठीक है। छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। दोस्तों देखिए भिन्न वर्ग में आता है क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16 ये हैं समानता का अधिकार, जबकि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार देने हेतु सक्षम किया गया है? तो संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 14 के साथ मिला के पढ़ना, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया था दोस्तों? अनुच्छेद 14 हमारा समानता का अधिकार है, यानी लॉ के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। तो समान वेतन, क्योंकि मेल और फीमेल में वेतन में पहले बहुत डिफरेंस किया जाता था, अभी भी कुछ जगहों पे होता है पर काफ़ी हद तक ही खत्म हो गया है। और आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? सार्वजनिक नियोजन के अवसर में समानता। तो दोस्तों डी ऑप्शन है, ए बी सी को साथ मिलाकर पढ़ने से हम ये मौलिक अधिकार को लागू करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि समाजवादी जो कि प्रस्तावना में है और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, या केवल भारतीय नागरिक को, या भारत में पैदा हुए सभी को, या उपयुक्त सभी? तो गाइस यहाँ पे देखिए एक बात आपको ये बता दूं कि जो आर्टिकल 19 है इसमें स्वतंत्रता ये सिर्फ भारत के निवासियों को प्राप्त है, ठीक है। केवल भारतीय नागरिकों को आप कह सकते हैं, केवल भारतीय नागरिकों को। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, इनमें कुछ अधिकार ऐसे हैं
जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी कि जो नागरिक प्लस विदेशी दोनों को मिले हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों उनमें आर्टिकल 14, 20, 21 का ए यानी शिक्षा का अधिकार, 23 एंड 24 और 25, 26, 27, 28 ये सभी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों शोषण का विरुद्ध अधिकार किस में वर्णित है? मैंने आपको बताया था सबसे पहले समानता का अधिकार है, 14 से 18 तो समानता का अधिकार है, ठीक है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर 30 में धर्म और संस्कृति शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार है ऑप्शन सी 23 और 24 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों शोषण का अधिकार हमने देखा आगे कि शोषण का अधिकार है 23 और 24 में, ठीक है। और आर्टिकल लेकिन 23 क्या बताता है? ये बताता है मानव का दुर्व्यापार, और आर्टिकल 24 हमको बताता है कारखानों में बच्चों का नियोजन नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा, आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या फिर बंदी बनाया गया हो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होता है। दोस्तों 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ सही है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखा बनाने कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन समानता का अधिकार, बी शोषण का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि किसमें था? आर्टिकल 23 एंड 24 में बताया गया है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे 14 से 18 ऑप्शन ए है, ये तो समानता का अधिकार हो गया। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद शोषण का अधिकार है 23 से 24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता यानी 25 से 30 को लेकर के धर्म और शिक्षा संस्कृति संबंधी काफ़ी आर्टिकल्स बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, या धर्म की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 25। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार, या फिर धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। दोस्तों ऑप्शन 4 तो बिल्कुल गलत हो गया अपने आप में ही, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 24, तो ये तो शोषण का अधिकार है, नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 है दोस्तों यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता।
आर्टिकल 26 किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन, ठीक है। आर्टिकल 27 किससे जुड़ा हुआ है? किसी विशिष्ट धर्म पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी धार्मिक टैक्स नहीं लग सकता। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो गैस 14 से 18 तो समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 है शोषण, 25 से लेकर 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन डी का आंसर सही हो जाएगा। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, ये रिपीटेड है, सॉरी। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 23 नहीं है, ये शोषण वाला है। अनुच्छेद 29 और 30। दोस्तों आर्टिकल 29 में बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक तरह की शिक्षण संस्थाएं, स्थापना और प्रशासन। और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 32, दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है ये हमें संवैधानिक गारंटी देता है, ठीक है, संवैधानिक उपचार, यानी इसमें रिट्स एक्सेट्रा हैं। और आर्टिकल 38 to 39 तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 20 to 30 अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए अधिकार हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 31 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 35 बिल्कुल भी नहीं, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है। तो दोस्तों ये हमारे सेक्शन, हमारा जो तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उन्हें सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।